अ वेरी गुड नून टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आई एम ऋचा शर्मा, यू आर वॉचिंग परचम। होप आपका वीकेंड अच्छा रहा होगा। चलिए, आज हमको 2 दिन के करंट अफेयर्स डील करने हैं। आज है 5th ऑफ फरवरी, पर हमें 4th और 5th दोनों दिन के करने हैं। वाई? बिकॉज कल आपका वीकली सेशन आया था, राइट? तो पूरे पिछले हफ्ते का हमारा जो भी वीक का डिस्कशन हुआ था उसका पूरा रिकैप रिविजन सेशन आरजू मैम ने आपके लिए ले लिया था। आज हमको कल और आज के डेली सीए देखने हैं। ऑलराइट, आज अगर हम विक्रमी संवत के हिसाब से देखें तो माघ महीना चल रहा है, कृष्ण पक्ष की दशमी है, यानी कि दशमी को चांद अब छोटा 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 होता जाएगा। कृष्ण पक्ष में यही होता है। ऑलराइट, साथ ही साथ आप लोगों का मंथली सेशन भी चल रहे हैं। अगर नहीं देखा हो तो पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है 2024 करंट अफेयर्स की, अलग से मंथली करंट अफेयर्स की, जिसमें पूरे महीने का एक सिंगल रिवीजन सेशन एमसीक्यू बेस मैंने ले लिया था। बाकी जो भी पार्ट्स हैं आपके वो आरजू मैम और एक और मैम सिस्टम में आएंगे। जब आ जाएंगे तब मैं आपको बता दूंगी। तो ये लोग मिलकर के आपके कवर कर रहे हैं। डू चेकआउट इफ यू वांट अ रिविजन। नहीं करना है अगेन आपकी मर्जी है, ठीक है। चलिए, साथ ही साथ बैंकिंग वाले बच्चे क्योंकि पूछते रहते हैं कि मैम जो आप डेली पढ़ा रहे हो या जो वीकली आता है क्या वो सफिशिएंट है बैंक के लिए। बेटा, आप लोगों को इन सेशंस के साथ में एक और सीरीज देखनी पड़ेगी और वो खास तौर पे बैंकिंग बच्चों के लिए लाई जाती है। वीकली सीरीज भी होती है और मंथली भी होती है, बैंकिंग एंड फाइनेंस करंट अफेयर्स की। सो आज 4 बजे, टुडे 4 PM, एवरी मंडे 4 PM आपकी वीकली सेशन आती है। ओके, और मंथली सेशन अभी रिसेंटली आपका पूरे जनवरी का बैंकिंग का डाला गया है। सो प्लीज डू चेक आउट द प्लेलिस्ट। 23 एंड 24 की साथ में प्लेलिस्ट आई थिंक बनी हुई है, डू चेक आउट। एंड ऑल्सो पायल मैम ने आपका डिटेल बजट डिस्कशन कर लिया था। आई एम अगेन होपिंग एंड अज्यूमिंग कि आप लोगों ने सेशन देख लिया होगा। नहीं देखा हो तो डू चेक इट आउट। बजट से रिलेटेड एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो एग्जाम में आप आंसर नहीं कर पाओगे ये सेशन देखने के बाद। ओके, ये आपको करंट जीके प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। बेस्ट वे टू फाइंड आउट द वीडियोज इज थ्रू प्लेलिस्ट। ठीक है जी, ये सारे मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिए। आज का क्या रहेगा शेड्यूल? तो आज अभी 12 बजे आप ये डेली सीए देख रहे हो। उसके बाद 4 PM आपका क्या आएगा? वीकली बैंकिंग सेशन आएगा। वीकली बैंकिंग सीए, बैंकिंग वाले बच्चे इसको मिस नहीं करेंगे। 7 PM आपके इंग्लिश सेशन आएगा, जिसमें अभी आपकी वोकैबुलरी चल रही है निमोनिक्स के साथ, पीयूष सर के साथ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। लास्ट यानी जब हमने सैटरडे को आपका सेशन लिया था तो आपसे जो क्वेश्चन किया गया था उसके डिस्कशन के ऊपर, सो विच स्टेट इज द थीम स्टेट फॉर 37th सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला। हमने देखा था कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्राफ्ट्स मेला जो होता है वो सूरजकुंड क्राफ्ट मेला होता है फरीदाबाद हरियाणा के अंदर। कहाँ होता है ये? हरियाणा में ऑर्गेनाइज किया जाता है, चल रहा है, और इसके अंदर थीम स्टेट हर साल अनाउंस किए जाते हैं। इस बार का थीम स्टेट कौन सा है? बिल्कुल सही आंसर गुजरात है। साथ ही साथ मैंने आपसे पार्टनर नेशन या पार्टनर कंट्री भी पूछा था। बहुत कम बच्चों ने आंसर किया। ये सुना ही नहीं आपने? जब मैंने क्वेश्चन बोला जो लिखा होता है वो सुन लेते हो। तंजानिया इज द राइट आंसर। पार्टनर नेशन कौन सा है? तंजानिया। तो दोनों आप ध्यान रखोगे। ठीक है जी, ओके। सबसे बड़ी खबर जो आई है वो है एक और भारत रत्न अनाउंस किया गया है फॉर द ईयर 2024, और वो किसको दिया जाएगा? लाल कृष्ण आडवाणी जी को दिया जाएगा। ये अनाउंसमेंट किसने किया? ये किया हमारे प्रधानमंत्री साहब ने। ठीक है, तो लाल कृष्ण आडवाणी जो कि बीजेपी के दिग्गज रह चुके हैं एक समय में, इन्हीं के कार्यकाल में बीजेपी बहुत चरम पे आई थी, बिकॉज कांग्रेस की पूरा जो साम्राज्य था वो नीचे आकर के बीजेपी का जनरल इलेक्शंस जीतना, उसमें लाल कृष्ण आडवाणी जी का बड़ा रोल माना जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार थी तब एक बहुत प्रोमिनेंट प्लेयर होकर के उभरे थे, प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। सो अब इनके बारे में हमको सब देखना है। अच्छा, साथ ही साथ एक क्वेश्चन करूंगी, पता होगा आपको, मैम क्वेश्चन करते चलते। तो बताइए, ये तो 2024 का सेकेंड अनाउंसमेंट है भारत रत्न का। सबसे पहला भारत रत्न किसको कॉन्फर किया गया है? पढ़ लिया ना बहुत बार? हाँ, लिखो, जल्दी से लिखो। 2024 के पहले भारत रत्न कॉन्फर किए जाने वाले व्यक्ति का नाम कमेंट सेक्शन में लिखिए। ये दूसरे व्यक्ति हैं 2024 में जिनको कॉन्फर किया जा रहा है। एक साल में मैक्सिमम कितने भारत रत्न अनाउंस हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं। ठीक है, ये सेकेंड नंबर के हैं। फर्स्ट आप मुझे लिख के बताओगे, मैं पढ़ा चुकी हूँ। सो वेटरन बीजेपी लीडर लाल कृष्ण आडवाणी टू बी कॉन्फर्ड विद भारत रत्न, इनको दिया जाना है, अनाउंसमेंट हो चुका है। और अभी तक जितने भी भारत रत्न अवार्डीज हैं, रिसिपेंट्स हैं, उनमें ये 50th रिसिपेंट होंगे। 50th नंबर का इनको अनाउंसमेंट किया गया है। ठीक है, और भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? 1954 के अंदर हुई थी, हम देख चुके हैं। चलिए, LK आडवाणी जी के बारे में देखें तो इनका जन्म 8 नवंबर 1927 को हुआ था कराची के अंदर, जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है, राइट। और मेन जो इवेंट्स रहे हैं इनके बीजेपी में आने के बाद, तो उनमें आप देखिएगा ये बीजेपी चीफ रह चुके हैं। जब
ये जो राम मंदिर वाली प्लेज या जो एक तरह से प्रॉमिस लिया गया था ना कि हम राम मंदिर वापस से स्थापित करवाएंगे, वो बीजेपी का जब एजेंडा बना उस समय बीजेपी चीफ कौन थे? LK आडवाणी जी थे 1989 में। और उसी समय इन्होंने एक रथ यात्रा निकाली थी, रथ यात्रा जो 1990 के अंदर सोमनाथ इन गुजरात से यूपी के अयोध्या तक निकाली गई थी। और ऐसा माना जाता है कि उसी से बीजेपी का सेंट्रल गवर्नमेंट में आना और नेशनल पॉलिटिक्स में और स्ट्रांग होने की कहानी यहीं से शुरू हुई थी। उससे पहले कांग्रेस का वर्चस्व ज़्यादा था। ठीक, सो इसी के बाद इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर बीजेपी का जो कोर्स है उसने 360 डिग्री की पलट ली थी। काफ़ी सारी सीट्स बढ़ गई थी बीजेपी के अगले इलेक्शन के अंदर। तो रथ यात्रा जो थी राम मंदिर के कॉन्टेक्स्ट में 1990 में, उसके समय बीजेपी चीफ कौन थे? LK आडवाणी जी थे। देन आगे देखते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी काफ़ी साल इन्होंने सर्व किया है। और अगर हम सारे साल मिला लें जब जब ये बीजेपी के प्रेसिडेंट रहे हैं, तो लॉन्गेस्ट कार्यकाल एज बीजेपी प्रेसिडेंट किसने सर्व किया है? LK आडवाणी जी ने किया है। जब से बीजेपी इंसेप्शन में आई है, 1980 से बीजेपी शुरुआत में आई है। ठीक है, सो अभी तक सबसे लंबे समय तक बीजेपी के प्रेसिडेंट ओवर द ईयर्स मिला करके कौन रहे? LK आडवाणी जी रहे। उसी के साथ साथ 7th डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं भारत के 2002 से 2004 तक, 2002 टू 2007। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तब ये डेप्यूटी PM थे। ऑल्सो 1998 से 2004 तक बीजेपी लेड NDA जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है उसके दौरान ये होम मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। ही हैज़ बीन द लीडर ऑफ ऑपोजिशन। जब सरकार है तो ऑपोजिशन के जो लीडर हैं, जो विरोधी दल के सामने पक्ष में बैठे होते हैं, लीडर होते हैं, तो 10th और 14th लोकसभा के समय ये बीजेपी को लीड भी कर चुके हैं इन दी ऑपोजिशन। ठीक है, तब सरकार नहीं थी बीजेपी की। एंड ऑल्सो पद्म विभूषण जो कि सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर माना जाता है, सबसे ऊपर तो भारत रत्न है, उसके बाद पद्म विभूषण आता है, तो वो भी इनको 2015 के अंदर दिया जा चुका है। और अब इनको भारत रत्न के लिए अनाउंसमेंट कर दिया गया है। समझ में आ गया? तो ये LK आडवाणी जी का पूरा कार्यकाल इन जिस्ट हमने देख लिया, सारे पॉइंटर्स कर लिए हैं जहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। ओके, अब सिंस काफ़ी सारे बच्चे जुड़ चुके होंगे लाइव चैट में भी, तो अब ये इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि आज आप जो भी पढ़ रहे हो या डेली CA में आप जो भी कुछ पढ़ते हो उसका जो PDF है आपको परचम के टेलीग्राम पे मिल जाता है। परचम क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल है और उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो के टाइटल पे क्लिक कीजिए, मोर का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कीजिए, सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक भी है, नहीं तो जो वीडियो में कॉमेंट्स होते हैं उसमें पिन भी कर दिए जाते हैं सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स। तो ऐप, वेबसाइट, टेलीग्राम, इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट सब आपको वहां मिल जाएंगी। जिन बच्चों को वीकली या मंथली CA मैगजीन चाहिए, जैसे कल आरजू मैम ने वीकली CA आपका लिया, अगर उसकी आपको PDF चाहिए तो आपको parchamclasses.in पे जाना होगा। अगर आपको मंथली मैगजीन चाहिए, पूरे जनवरी मंथ में जो भी कुछ घटना रही, इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही, एवरीथिंग दैट वी हैव कवर्ड, उसको कैटेगरी वाइज ब्रेकअप करके आपके लिए एक मैगजीन बनाई जाती है और वो 7th ऑफ एवरी मंथ तक आपको अवेलेबल करवाई जाती है parchamclasses.in पे। ठीक है, 7 तक इंग्लिश में आ जाती है, बाय 10th हिंदी में भी आती है ये मैगजीन। वीकली हिंदी में नहीं आता जी। ठीक है, डेली आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है और डेली CA आपको परचम ऐप पे फ्री मटेरियल सेक्शन में भी मिलता है, लेकिन वीकली और मंथली के लिए आपको parchamclasses.in पे जाना होगा। अच्छा, जो बच्चे रेगुलरली PDF से पढ़ते हैं तो आई विल हाईली रिकमेंड अपना टाइम और पैसा दोनों बचाने के लिए आप CA सब्सक्रिप्शन की तरफ मूव कर सकते हो। डेली, वीकली, मंथली, 6 मंथली, एनुअल, जो भी कुछ आप करंट अफेयर परचम पे पढ़ोगे उन सब के PDF आपको यहाँ मिल जाते हैं। अगर इनके साथ साथ बाकी सब्जेक्ट्स के भी चाहिए तो PDF बैंक की तरफ मूव कर सकते हो, ये दोनों आपको परचम ऐप पे मिल जाएंगे। ज़्यादा जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट दीज हेल्पलाइन नंबर्स ऑन व्हाट्सएप एंड कॉल, या फिर आप मेल कर सकते हो या परचम ऐप में चैट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम होती है ना PDF रिलेटेड या कुछ कोर्स सब्सक्रिप्शन लिया कोई चैलेंज आ रहा है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में मत लिखा करो, यहाँ चांसेस ऑफ रिवर्टिंग आर कंपेरेटिवली लेस। अगर प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स चाहिए तो आप ऐप चैट किया करो, व्हाट्सएप या कॉल किया करो या मेल किया करो, ये बेस्ट वेज हैं टू गेट इन टच इमीडिएटली। लेकिन वर्किंग आवर्स और डेज का प्लीज ध्यान रखिएगा। चलो आ जाओ आगे। अगली खबर देखेंगे इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड। तो 4th ऑफ फरवरी को, यानी कि कल 4th ऑफ फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे की तरह ऑब्जर्व किया गया। राइट, सो चलो फटाफट से क्विक रिकैप लें इंपॉर्टेंट डेज की। 1 फेब को क्या था जी?
1 फेब को हमने कौन सा इंपॉर्टेंट डे मनाया था? इंडियन कोस्ट गार्ड डे, ICG डे। ओके, फिर उसके बाद 2 फेब को हमने क्या मनाया था? इंटरनेशनल वेटलैंड्स डे। सबसे इंपॉर्टेंट बातें ही कर लेते हैं। इंटरनेशनल वेटलैंड्स डे मनाया था। ये अभी तक 2 दिन काफी इंपॉर्टेंट रहे हैं, ठीक है। 4 को हमने ये देख लिया। ओके, आगे बढ़ेंगे। सो वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया जाता है और या ऑब्जर्व किया जाता है। और कैंसर पूरी दुनिया में डेथ का 2nd लीडिंग कॉज माना जाता है। फर्स्ट लीडिंग कॉज क्या है आप बताओगे? थोड़ी रिसर्च आपकी भी बनती है। सो व्हाट इज द फर्स्ट लीडिंग कॉज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड राइट नाउ? बहुत ज़्यादा क्रिटिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ऐसा नहीं एग्जामिनर पूछेगा, लेकिन क्योंकि हमने 2nd बोला है तो आप फर्स्ट मुझसे पूछोगे तो थोड़ा होमवर्क आपसे करवाऊंगी मैं। चलिए, सो ये दिन कब से ऑब्जर्व किया जा रहा है? 2000 से ऑब्जर्व किया जा रहा है और 2022 से लेकर 2024 तक एक कैंपेन चल रहा है कैंसर को लेकर के, क्लोज द कैंसर गैप। ओके, सो द फोकस ऑफ वर्ल्ड कैंसर डे एज अ कैंपेन इन 3 सालों में किस पे है? क्लोज द कैंसर गैप। लेकिन ये थीम नहीं है। इस साल की थीम क्या है? टुगेदर वी चैलेंज दोज इन पावर। अगर आप यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट वगैरह पे देखोगे तो वर्ल्ड कैंसर डे का आपको थीम दिख जाएगा, टुगेदर वी चैलेंज दोज इन पावर। यानी जो पावर में बैठे हैं, जो हाईली गवर्नेंस के अंदर हाई पोजीशंस पे बैठे हैं, उनको ये बताना कि कैंसर की तरफ भी ध्यान दीजिए, इसके लिए भी कुछ ना कुछ एक्शंस लीजिए। ये इस बार की थीम रही है। गॉट इट? सो 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे। अगली खबर आ रही है श्रीलंका, हमारा पड़ोसी देश, मैरीटाइम नेबर, यानी कि समुद्र वाले एरिया में हमारा जो पड़ोसी है श्रीलंका, उसने सेलिब्रेट किया अपना 76th इंडिपेंडेंस डे। हमारा इंडिपेंडेंस आता है 1945 के अंदर, इनका इंडिपेंडेंस आता है 1948 के अंदर। और कौन से दिन में मनाते हैं ये? 4 फरवरी। तो जब दुनिया वर्ल्ड कैंसर डे मना रही होती है, ऑब्जर्व कर रही होती है अवेयरनेस फैलाने के लिए, तभी 4 फरवरी को 1948 में आज़ाद हुआ था श्रीलंका। और हर साल 4 फरवरी को ये अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। इस बार की इनकी थीम रही लेट्स बिल्ड अ न्यू कंट्री। राइट, श्रीलंका भी बहुत उथल पुथल से गुजरा है पिछले कुछ सालों में, सो लेट्स बिल्ड अ न्यू कंट्री इस बार की थीम रही। अब देखिए, कहानी यही खत्म नहीं करेंगे कि अच्छा ठीक है श्रीलंका अपना 4 फेब को इंडिपेंडेंस डे मनाता है। नहीं, आपको अपने नेबर्स के बारे में मोटी मोटी सारी बातें पता होनी चाहिए। एग्जामिनर सिर्फ इंडिया से क्वेश्चन नहीं करेगा। अगर आप एग्जाम के पैटर्न देखिए तो पिछले 1, 2, 3 सालों के अंदर आपके आसपास की कंट्रीज से क्वेश्चन आने लग गए हैं। राइट, उनके नेशनल एम्बलम से क्वेश्चन आने लग गए, उनके बाउंड्रीज से क्वेश्चन आने लग गए, तो हम वो भी देखेंगे ताकि स्टैटिक की तैयारी साथ के साथ हम करते चलें। श्रीलंका के बॉर्डर्स की बारे में बात करते हैं तो देखो, ये इंडिया आपको दिख ही रहा है, ये श्रीलंका है। ये जो आपको रेड लाइन ये पूरी दिख रही है, ये हमारा मैरीटाइम बाउंड्री है, यानी पानी में हमारा बाउंड्री है। तो एक तो मैरीटाइम बाउंड्री इंडिया के साथ शेयर करता है श्रीलंका। दूसरा, अगर आप ये वाली देखो ना, इस तरफ मॉलडीव्स आता है, तो मॉलडीव्स भी मैरीटाइम नेबर है श्रीलंका का। तो श्रीलंका के पानी में या मैरीटाइम 2 नेबर्स हैं, एक इंडिया हो गया, एक मॉलडीव्स हो गया। श्रीलंका एक आइलैंड कंट्री है। क्यों? क्योंकि हर तरफ देखो पानी से घिरा हुआ है, तो आइलैंड कंट्री हो गया और अपने मैरीटाइम बॉर्डर्स मालदीव और इंडिया के साथ में शेयर करता है। इंडिया से इसको सेपरेट कौन करता है? ये देखो, यहाँ पे देखो, ये इंडिया है, एक तरफ ये पाक स्ट्रेट दिख रहा है, दूसरी तरफ आपको ये गल्फ ऑफ मन्नार दिख रही है। ऊपर पाक स्ट्रेट, नीचे गल्फ ऑफ मन्नार। यहाँ अगर आप देखना चाहोगे सो ये वाला हिस्सा पाक स्ट्रेट है, ये गल्फ ऑफ मन्नार है। तो इंडिया से इसको सेपरेट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट से रादर, सो गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट करते हैं। ठीक है जी, ओके, आगे देखते हैं थोड़ा। श्रीलंका को पुराने ज़माने में या ओल्ड टाइम में सिलोन कहा जाता था। जब आप हिस्ट्री वगैरह पढ़ते होगे तो सिलोन पढ़ने में आता होगा, आप सोचते हो कि सिलोन क्या है? ये सिलोन श्रीलंका ही है जो अब हम बोलते हैं। इसकी कैपिटल 2 हैं। यस, श्रीलंका हैज़ 2 कैपिटल्स। श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे ये लेजिस्लेटिव कैपिटल है, श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे, और कोलंबो जो है ये इसकी एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल कैपिटल है। तो अगर कभी श्रीलंका की कैपिटल पूछी जाती है तो साथ में कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। अगर नहीं पूछा जाता तो फिर तो ऑप्शन के हिसाब से पिक कीजिएगा, दोनों ऑप्शन में दिए जाएं ऐसा नहीं होगा, विदाउट डिमार्केशन। सो श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे एंड कोलंबो दोनों कैपिटल्स हैं। करेंसी श्रीलंकन रुपी, जैसे हमारी इंडियन रुपी है, इनकी श्रीलंकन रुपी है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर दिनेश गुणवर्देना और प्रेसिडेंट है रैंकिल विक्रमसिंघे, रानिल विक्रमसिंघे, नॉट रैंकिल, सॉरी, रानिल विक्रमसिंघे प्रेसिडेंट है और गुणवर्देना जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं। नेम्स अगर आप देखोगे ना, काफ़ी इंडियन टच रखते हुए नेम्स यहाँ पे होते हैं। क्रिकेट में भी आप देखते होगे वहाँ के खिलाड़ियों में। नेशनल स्पोर्ट है यहाँ का वॉलीबॉल। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी, चलो मुझे बताओ नेशनल फ्रूट। हाँ, आप बोलोगे मैम ये तो बहुत
इनसिग्निफिकेंट सा क्वेश्चन लग रहा है, नहीं है इनसिग्निफिकेंट। एग्जामिनर पूछता है पड़ोसी देशों के फ्रूट, नेशनल एनिमल, बर्ड, राइट, फ्लावर, ये सब भी चीजें पूछी जाती हैं। स्पोर्ट पूछा जाता है पॉपुलरली, तो स्पोर्ट मैंने बता दिया। नेशनल फ्रूट ऑफ श्रीलंका, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या है? ये है करंज, हमारी सबमरीन है। तो जब श्रीलंका के अपने फ्रीडम से रिलेटेड, इंडिपेंडेंस से रिलेटेड सेलिब्रेशंस चल रहे हैं, तो इंडिया ने एक नेबर होने के नाते अपनी करंज सबमरीन भी वहाँ सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए भेजी है। सो अब हम पढ़ेंगे हमारी करंज सबमरीन के बारे में। इंडियन नेवी सबमरीन INS करंज विजिट्स कोलंबो इन श्रीलंकाज इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन फॉर द सेलिब्रेशन। ठीक है, इससे ये चीज़ें सिंबलाइज करती हैं कि हम आपके मित्र देश हैं, तभी तो पार्टिसिपेट किया जाता है दूसरों के इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशंस के अंदर। INS करंज की अगर हम बात करें तो कलवरी क्लास की ये सबमरीन है और 67.5 मीटर्स लॉन्ग है। कौन सी क्लास ऑफ सबमरीन्स को बिलोंग करती है INS करंज? कलवरी क्लास ऑफ सबमरीन्स को बिलोंग करती है। चलिए अगली खबर, अब पड़ोसी देश से लौट के वापस इंडिया पे आ जाते हैं। इंडिया के अंदर प्राइम मिनिस्टर जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है NCL तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट का ओडिशा के अंदर। सो सीधा सीधा एक सवाल आ सकता है कि तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट कौन से स्टेट के अंदर शुरू होने जा रहा है? सो आंसर होगा ओडिशा। ओडिशा, तालाबीरा ओडिशा। किसी चीज को उड़ने से बचाना है, जैसे बर्ड्स को हम उड़ने से बचाते हैं, तो कैसे बचाते? तो क्या रोकते हैं, ताला लगा देते हैं। सो ताला लगा दीजिए ताकि कोई चीज उड़े नहीं। तो तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है वो ओडिशा के अंदर उसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। अब इसी से जुड़ी हुई न्यूज पढ़ते हैं। चलिए, सो तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट इन ओडिशा फाउंडेशन स्टोन रखा गया। ये जो प्रोजेक्ट है थर्मल पावर प्रोजेक्ट क्या होता है? कोयले वगैरह के साथ में और थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी, और वो इलेक्ट्रिसिटी अलग अलग स्टेट के अंदर फिर दी जाती है, ताकि बेची जाती है बेसिकली, राइट। सो थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स जो कि कोल को यूज करके और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ये नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड के तहत इस प्रोजेक्ट को चालू किया गया है। नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड एक नवरत्न कंपनी है। ठीक है, मिनी रत्न होती हैं, नवरत्न होती हैं और महारत्न कंपनीज होती हैं। हर बार मैं बताती हूँ, ये एक नवरत्न कंपनी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंडर में आती है। और ये जो प्रोजेक्ट है तालाबीरा का, ओडिशा में भुवनेश्वर में नॉट भुवनेश्वर, सॉरी, संबलपुर में शुरू किया गया। भुवनेश्वर कैपिटल चल रही थी मेरे दिमाग में, सॉरी। संबलपुर ओडिशा के अंदर शुरू किया गया है। ये जो प्रोजेक्ट है 27,000 करोड़ के वर्थ का प्रोजेक्ट होने वाला है और इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाएगी ताकि हर यूनिट की कॉस्ट 3.65 रुपीस तक आ सके। तो एक बड़ा प्रोजेक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी को और चीपर रेट्स पे लाने की कोशिश की जा रही है हायर एफिशिएंसी के साथ, और कार्बन फुटप्रिंट को भी रिड्यूस करते हुए इस प्रोजेक्ट को चलाया जाएगा। नेवेली के बारे में देख लेते हैं। सो नेवेली लिग्नाइट जो है वो नवरत्न कंपनी है एंड 1956 में मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंडर बनी थी। चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? देखिए, जो पोस्टर था ना, इस पे जो फोटो आपको जिस व्यक्ति की दिख रही है, हु इज दिस पर्सन? ही इज द CMD प्रसन्न कुमार मोटुपल्ली, या फिर इनको M प्रसन्न कुमार भी लिखा जाता है जब आप शॉर्ट में लिखते हैं। M प्रसन्न कुमार इज द CMD ऑफ इट। गॉट इट? ठीक है। सो तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट ओडिशा संबलपुर, फाउंडेशन स्टोन रखा गया अभी। अगली खबर आ रही है, एक सैड डिमाइस हुआ है, एक निधन हुआ है एमिनेंट व्यक्ति का, और PM मोदी ने भी कंडोलेंस दिया है अपना। तो जब भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कंडोलेंस आ जाता है, उन व्यक्तियों के बारे में एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत शूट अप हो जाते हैं। सो किसके बारे में हम देख रहे हैं? साधु मेहर जी। साधु मेहर जी, जो आप देख सकते हो, कोई ना कोई पद्म अवार्ड इन्होंने लिया होगा। उस समय जो प्रेसिडेंट थे प्रणब मुखर्जी, वो कोई अवार्ड दे रहे हैं। प्रेसिडेंट यूजली पद्म अवार्ड देते हुए देखे जाएंगे आपको। सो चलो पढ़ते हैं। PM condoles passing away of stalwart of हिंदी एंड उड़िया सिनेमा। स्टॉलवर्ड यानी दिग्गज, है ना। सो हिंदी सिनेमा और उड़िया सिनेमा यानी ओडिशा से रिलेटेड जो सिनेमा है उसमें काफी दिग्गज पोजीशन रखते हुए साधु मेहर जी का निधन अब हो गया है। ये फर्स्ट थे ओडिशा से जिनको नेशनल अवार्ड मिला था फॉर बेस्ट एक्टर। बेस्ट एक्टर नेशनल अवार्ड्स मिलते हैं ना, जैसे इस बार आपने देखा होगा आलिया भट्ट ने नेशनल अवार्ड लिया था, राइट, रिमेंबर। सो इसी तरह से ओडिशा से पहले नेशनल अवार्ड जीतने वाले कौन थे? साधु मेहर जी थे। श्याम बेनेगल जी की फिल्म थी अंकुर, इसके लिए इनको नेशनल अवार्ड मिला था। देन ऑल्सो इन्होंने डायरेक्ट की थी पहली बच्चों की स्काई-फाई यानी साइंस से रिलेटेड फिक्शन मूवी बाबुला उड़िया के अंदर,
है ना। ऐसा नहीं कि साइंस फिक्शन की बच्चों की पहली मूवी ही इन्होंने बनाई, नहीं, उड़िया के अंदर पहली साइंस फिक्शन के लिए बच्चों की मूवी इन्होंने बनाई थी 1985 में। ऑल्सो इनके लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए, एक बच्चे ने मुझसे पूछा था जब मैं लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन कुछ पढ़ा रही थी, मैम लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है? पूरे जीवन भर आपने एक किसी चीज़ को अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है और वो बहुत उत्कृष्ट कॉन्ट्रीब्यूशन है, बहुत एमिनेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो आपको अवार्ड्स दिए जाते हैं उसके लिए। सो ओडिशा गवर्नमेंट ने जयदेव सम्मान दिया था 2011 में फॉर लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन साधु मेहर जी, ठीक है ना, 2011 में। जो आपने फोटो देखी प्रणब मुखर्जी के साथ, वो पद्मश्री देते हुए है। सो इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 2017 में। ईयर याद रखिएगा, साधु मेहर जी को पद्मश्री कब मिला था? 2017, ठीक है। उड़िया और हिंदी के से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, एक्टर डायरेक्टर रह चुके हैं। अगली न्यूज आ रही है, अनदर सैड डिमाइस, पर अब ये इंटरनेशनल लेवल पे आ रही है। अफ्रीकन कंट्री से आती है ये खबर। नमीबिया के जो प्रेसिडेंट हैं हेज गेंगॉब, उनका निधन हो चुका है। हेज गेंगॉब जो हैं प्रेसिडेंट, काफी एमिनेंट पर्सन, ये नमीबियन पॉलिटिक्स में रहे। नमीबिया जब फ्री हुआ था यानी इंडिपेंडेंट हुआ था, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। नमीबिया का जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। कई बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और अभी प्रेसिडेंट के तौर पे अपनी सेवाएं दे रहे थे और कैंसर से इनकी डेथ हो गई, ठीक है। इन्हीं की जगह पे एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पे एक व्यक्ति ने शपथ ले ली है। एंड हु इज दैट पर्सन? नंगोलो इम्बुम्बा, ठीक है। सो ही हैज स्वर्न इन एज द एक्टिंग प्रेसिडेंट जब तक अगले वापस से इलेक्शंस नहीं होते हैं। सो हेज गेंगॉब जी के बारे में देखेंगे। ये अपनी सेकंड टर्म प्रेसिडेंट के तौर पे नमीबिया, पहले तो कंट्री आइडेंटिफाई कर लो तो इंफॉर्मेशन याद रखना थोड़ा इजी हो जाएगा। ये आपको जो दिख रहा है अफ्रीका के अंदर, सदर्न अफ्रीका की तरफ आओ, ये देखो इधर, ये दिख रहा है, ये अफ्रीका सदर्न पोर्शन ऑफ अफ्रीका, उसमें ये वाला हिस्सा इसको एक्सपैंड कर दिया है, जहां पे नामिब डेजर्ट हम पढ़ते हैं ना, नामिब डेजर्ट कोस्टल कोल्ड डेजर्ट है, नामिब डेजर्ट। सो वहां उसी वाले नमीबिया की हम सारी चर्चा कर रहे हैं। सो गेंगॉब वाज सर्विंग एज द सेकंड टर्म प्रेसिडेंट और ये लिबरेशन स्ट्रगल आइकन रहे हैं। नामीबिया को लिबरेट करवाने में फ्रॉम साउथ अफ्रीका इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा। नामीबियन कॉन्स्टिट्यूशन के चीफ आर्किटेक्ट इनको माना जाता है और नामीबिया के पहले प्राइम मिनिस्टर भी ये बने थे जब नामीबिया फ्री हुआ था साउथ अफ्रीका से इन द ईयर 1990। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा नामीबिया के बारे में देखते हैं। नामीबिया की कैपिटल विंडहॉक, राइट। सो नामीबिया कोस्ट के आसपास ही है ना, यहां से बड़ी विंड आती होंगी। सो विंडहॉक याद रखेंगे। नामीबियन डॉलर करेंसी है। साउथ वेस्ट अफ्रीका में आती है ये कंट्री। नामिब डेजर्ट के लिए जानी जाती है। इस तरफ अटलांटिक ओशन है और उसके कोस्ट पे ये पूरा नामिब डेजर्ट है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट डेजर्ट्स माना जाता है नामिब डेजर्ट। कोस्टल कोल्ड डेजर्ट है, ओके। डेजर्ट, हॉट डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट होते हैं ना, ये कोल्ड डेजर्ट है। नामिब डेजर्ट कोल्ड एरिड कोस्टल डेजर्ट। एम आई मेकिंग सेंस? समझ में आ रहा है सब कुछ? आगे चलिए अगली खबर आ रही है। पहली चीफ जस्टिस मिली हैं उत्तराखंड हाई कोर्ट को, पहली वुमेन चीफ जस्टिस, पहली चीफ जस्टिस नहीं, पहली वुमेन चीफ जस्टिस मिली हैं उत्तराखंड हाई कोर्ट को। नाम क्या है? जस्टिस रितु बाहरी। So Justice Ritu Bahari becomes or has taken oath as the first woman chief justice of Uttarakhand High Court. उत्तराखंड को हम क्या बोलते हैं? देवभूमि भी बोलते हैं, है ना। तो भाई रितु बाहरी जी को बना दिया गया है कि अगर बाहर कोर्ट के अंदर जस्टिस नहीं मिले तो देवों के मंदिर चले जाइए, वहां तो जस्टिस मिल ही जाएगा, है ना। सो बाहर जस्टिस नहीं मिले, अगर देवभूमि में बाहर जस्टिस नहीं मिले तो मंदिर के अंदर आ जाइए। तो बाहर से बाहरी, और देव क्यों? क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड है। छोटा सा हिंट हो सकता है। सो जस्टिस रितु बाहरी टेक्स ओथ, इन्होंने शपथ ली है फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट के तौर पे। ओथ कौन एडमिनिस्टर करवाता है? शपथ कौन दिलवाता है? गवर्नर दिलवाते हैं। तो कौन है भाई उत्तराखंड के गवर्नर? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, रिटायर्ड हैं ये गुरमीत सिंह जी। प्रीवियसली रितु बाहरी जी ने सीनियर जज ऑफ पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट के तौर पे भी अपनी सेवाएं दी हैं। हु इज ही? अभिनव बिंद्रा, एस शूटर, हाथ में आपको दिख रहा होगा शूटिंग का इक्विपमेंट। सो अभिनव बिंद्रा सिलेक्टेड एज टॉर्च बेयरर फॉर 2024 पेरिस ओलंपिक्स। इस बार ओलंपिक्स कहाँ होंगे 2024 में? पेरिस, फ्रांस के अंदर पेरिस में होंगे। और उसमें हमारे देश से टॉर्च बेयरर किसको सिलेक्ट किया गया है, यानी कि जो मशाल लेकर के, बेटन लेके इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे? अभिनव बिंद्रा को। अभिनव बिंद्रा पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इंडिविजुअल कैटेगरी में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है।
गोल्ड मेडल इंडिविजुअल कैटेगरी में भारत के लिए लाए थे और यही इस बार टॉर्च बेयरर बनेंगे। न्यूज पढ़े। अभिनव बिंद्रा selected as torch bearer for 2024 Paris Olympics and he was the first individual gold medalist। individual word important है, टीम गोल्ड नहीं, individual gold medalist ओलंपिक गेम्स के अंदर ये लेकर के आए थे। कब, कौन से ओलंपिक्स? 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स जो थे वहां पे इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट के अंदर गोल्ड मेडल लिया था। ठीक है जी, ओके। देन जो ओलंपिक टॉर्च रिले है वो कब से कब तक होगी? अप्रैल 16 से जुलाई 26 तक। देखिए कॉन्सेप्ट समझिएगा, ओलंपिक टॉर्च रिले क्या होता है? ये एक इवेंट है जिसके अंदर ओलंपिक की एक मशाल होती है, फ्लेम होती है, जो कहाँ से शुरू होकर के ओलंपिया ग्रीस ओलंपिया से शुरू होकर के वो मशाल ट्रैवल करती है। जितने जितने कंट्रीज ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं वहाँ ट्रैवल होती और कहाँ जाके रुकती है? जहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा इस बार ओलंपिक। तो कहाँ रुकेगी? फ्रांस में रुकेगी वो। ठीक है, और जब ओपनिंग सेरेमनी होती है वहाँ जाकर के मशाल मिक्स कर दी जाती है। तो ये होता है पूरा टॉर्च बेयरिंग का जो पूरा, तो कहीं पहाड़ों से, कोस्टल एरिया से लोग जाते जाते हैं, भागते जाते हैं, ट्रांसफर करते जाते हैं, इस तरह से पूरी सेरेमनी होती है। गॉट इट? तो समझ में आ गया इंडिया की तरफ से। जब इंडिया में ये मशाल आएगी तो कौन टॉर्च बेयर करेंगे? अभिनव बिंद्रा करेंगे। पेरिस ओलंपिक्स इस बार कब होने वाला है? 26 जुलाई को ही शुरू होगा। देखो जब ये खत्म होगी ना टॉर्च बेयरिंग, 26 जुलाई को खत्म होकर 11 अगस्त तक चलने वाला है। एंड बिंद्रा इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ एथलेटिक्स कमीशन ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। अब देखो हमने ये तो देख लिया कि इंडिया के लिए पहला ओलंपिक इंडिविजुअल गोल्ड लेकर के आए थे अभिनव बिंद्रा 2008 के अंदर, लेकिन बाकी कुछ और देख लेते हैं, राइट? तो कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखते हैं। आपके दिमाग में ऑब्वियसली क्वेश्चन आ रहा होगा, फर्स्ट इंडिविजुअल मेडल ओलंपिक्स फीमेल या विमेन कैटेगरी में कौन लाया, है ना? आ रहा होगा ना, तो चलो आंसर करते हैं। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल, गोल्ड की बात ही नहीं कर रहे हैं। ओलंपिक मेडल पहला कौन लेके आई? कर्णम मल्लेश्वरी लेकर के आई। किसमें? कौन सी? मैंने लिखा तो नहीं है, हाँ चलो बताओ। कौन से इवेंट के अंदर ये ब्रॉन्ज लेकर के आई थी? राइट डाउन। बहुत पॉपुलर है इनका नाम। कौन से इवेंट में लेकर के आई थी? हाँ मैंने लिख रखा है मैंने लिख रखा है, सॉरी। आप लोगों को जल्दी दिख जाता होगा सामने से, मैं थोड़ा डायगनल विजन में रहती हूँ, दिखता नहीं है ढंग से। सो 2000 के अंदर, इन द ईयर 2000 ब्रॉन्ज मेडल ये लेकर के आई थी 69 kg वेट लिफ्टिंग के अंदर, ओके। और सिडनी ओलंपिक्स थे उस समय, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी ओलंपिक्स। यहीं पे हम बात करें कि फर्स्ट गोल्ड मेडल इंडिया के लिए, इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए कौन लाया था? तो हमने इंडिविजुअल कैटेगरी तो देखी, अभिनव बिंद्रा लाए थे। टीम कैटेगरी के अंदर पहला गोल्ड हमारे लिए फील्ड हॉकी टीम लेकर के आई थी। 1948 के समर ओलंपिक्स हुए थे लंदन, यूके में। सो लंदन में 1948 में पहला टीम गोल्ड इंडिया के लिए आया था फील्ड हॉकी के अंदर। ठीक है, फर्स्ट इंडिविजुअल मेडल इंडिपेंडेंट इंडिया का, गोल्ड मेडल नहीं बोल रहे, फर्स्ट इंडिविजुअल मेडल। टीम मेडल हमारी फील्ड टीम ले आई, हॉकी टीम। इंडिविजुअल मेडल कौन लाया था? 1952 के अंदर, जब हेलसिंकी के अंदर हो रहे थे समर ओलंपिक्स, तब के.डी. जाधव जी पहला मेडल, ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आए थे रेसलिंग में, कुश्ती में। ठीक है, सो पहला इंडिपेंडेंट इंडिया का गोल्ड मेडल टीम था, फिर पहला मेडल इंडिपेंडेंट इंडिया का ब्रॉन्ज मेडल था रेसलिंग के अंदर, के.डी. जाधव जी लेकर के आए थे। फिर हमने देखा कि फर्स्ट गोल्ड ओलंपिक्स का कौन लेकर के आए थे? अभिनव बिंद्रा लेकर के आए थे। फर्स्ट विमेन के अंदर ओलंपिक मेडल कर्णम मल्लेश्वरी जी लेकर के आई थी। ये सब हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और देख लिए। तो इस तरह की चीज़ें तैयार करते जानी होती हैं। एग्जामिनर ऐसे थोड़ी ना पूछेगा सिर्फ अभिनव बिंद्रा के बारे में, वो कुछ भी पूछ सकता है रिलेटेड। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे। पीएम मोदीज रिमार्क ड्यूरिंग बर्थ सेंटिनरी सेलिब्रेशंस ऑफ श्री एस.एन. गोयनका जी। एस.एन. गोयनका जी के बर्थ एनिवर्सरी 100 सेंटिनरी यानी 100 साल पूरे हो गए, और उसके चलते पीएम मोदी जी ने एड्रेस दिया अपना। तो उन्होंने इनका मेंशन किया कि भाई याद किया जो एस.एन. गोयनका जी थे, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया। तो एस.एन. गोयनका जी किससे रिलेटेड थे? विपासना, जिसे विपश्यना भी कह दिया जाता है। सो आचार्य श्री एस.एन. गोयनका, आचार्य श्री एस.एन. गोयनका जी की 100th बर्थ एनिवर्सरी यानी सेंटिनरी ओकेजन पे पीएम मोदी जी ने अपना एड्रेस दिया, और उन्होंने कहा कि भाई इनका एक ही मिशन था, विपासना। विपासना इज अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। अलग अलग तरह की मेडिटेशंस होती है, कईयों में आप ब्रेथ पे फोकस करते हो, कईयों में आप हायर पावर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हो। विपासना एक तरह की मेडिटेशन है जिसमें आप जो चीज़ जैसी है उसमें एक्टिवली प्रेजेंट रहने की कोशिश करते हो, आप ऑब्जर्व करते हो अपनी बॉडी को भी, अपनी सराउंडिंग को भी, शांत रहे। विपासना का एक मेन एलिमेंट होता है शांत रहना, आपको बातचीत नहीं करनी होती, जस्ट ऑब्जर्व व्हाटएवर, जो भी चीज़ जिस फॉर्म में है, जिस रूप में, आप उसको बस ऑब्जर्व करो, उसको विपासना कहा जाता है। सो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू
सेल्फ ऑब्जर्वेशन, खुद को भी ऑब्जर्व कीजिए, जो चीज़ जैसी चल रही है, आपके थॉट्स हैं, आपकी बॉडी है, आपके आसपास का एनवायरनमेंट है कैसा है, उसको ऑब्जर्व करना। तो सत्यनारायण गोयंका जी, आचार्य सत्यनारायण गोयंका जी विपासना की तरफ डेडिकेटेड थे। इसको लेकर के इन्होंने नेशन वाइज इंटरनेशनली काफ़ी पॉपुलराइज किया इसे, ठीक है। 1924 से 2013 तक इनका जीवन काल रहा। सो विपासना, लाइक आई टोल्ड यू, एक एंशियंट मेडिटेशन टेक्निक है। कुछ का कहना है कि गौतम बुद्ध जी ने इसकी शुरुआत की थी और कुछ का कहना है कि जो एंशियंट इंडियन कल्चर है उससे जुड़ा हुआ ये काफ़ी है, और जिसमें आप अपने थॉट्स और इमोशंस को ऑब्जर्व करते हो विदाउट जजिंग देम। क्यों हो रहा है ऐसा, मैं क्यों सोच रहा हूँ, नहीं, बस ऑब्जर्व करना, टू सी थिंग्स एज दे रियली आर। देन एक बुक है जिसका कि लॉन्च किया हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी ने, धनखड़ साहब ने, और वो किया जब ये सूरजकुंड क्राफ्ट्स मेला फरीदाबाद में चल रहा है ना, उस दौरान। तो वो देख लेते हैं। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी रिलीजेस बुक 9 इनक्रेडिबल ईयर्स ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट। हरियाणा सरकार के 9 बड़े बढ़िया साल निकले, एमर्जेंस ऑफ अ न्यू एंड वाइब्रेंट हरियाणा, ये किताब है। इसका विमोचन या रिलीज किसने किया है? धनखड़ साहब ने किया। पूछा जाएगा तो बस यही पूछा जा सकता है, क्योंकि इसके कोई ऐसा ऑथर नहीं है, सरकार के कामों के बारे में ही कंपाइलेशन है ये, सो देयर इज नो ऑथर इन पर्टिकुलर, ठीक है। और सूरजकुंड फरीदाबाद में इसको रिलीज किया गया, और उसी के समय हरियाणा के जो गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय जी और जो सीएम है मनोहर लाल खट्टर जी, वो भी मौजूद थे। सरकार तो मौजूद ही होगी ना, सरकार की बातें की जा रही हैं तो। हाँ, चलिए अगली न्यूज। कौन है ये है व्योमित्र। कौन है ये? व्योमित्र, यानी हमारा जो स्पेस में गगनयान जाएगा ना, तो इंसानों को गगनयान में भेजने यानी स्पेस में भेजने से पहले हम एक रोबोट को भेजेंगे। हम लोग हमारे एस्ट्रोनॉट्स की सुरक्षा की बहुत परवाह करते हैं, ये हम एनीवेज भी परवाह करते हैं ना हमारे लोगों की, तो इसलिए पहले हमने एक टेस्ट मिशन भेजा अक्टूबर 2023 में, देखने के लिए कि भाई लोगों को स्पेस में जाकर के वापस लाया जा सकता है क्या। पैराशूट वगैरह की हमने टेस्टिंग की, जो ह्यूमन कंपोनेंट है फ्लाइट में उनकी हमने टेस्टिंग कर ली। उसके बाद अब हम एक एस्ट्रोनॉट को भेजेंगे जिसका नाम है व्योमित्र, और फिर हम इंसानों को भेजेंगे। 3 लोगों को हम स्पेस में भेज करके सक्सेसफुली वापस लेकर के आएंगे। ये गगनयान मिशन है जो 2025 में लॉन्च होगा, लेकिन अभी 2024 में हम व्योमित्र को भेजेंगे स्पेस में, ठीक है। चलो, तो व्योमित्र इंडिया की पहली स्पेस फेयरिंग रोबोट है जो स्पेस में घूम के आएंगी। स्पेस फेयरिंग का ये मतलब हुआ, पढ़ लें, आ जाओ। वुमेन रोबोट एस्ट्रोनॉट व्योमित्र विल फ्लाई इनटू स्पेस अहेड गगनयान मिशन, यानी गगनयान हो उससे पहले व्योमित्र को भेजा जाएगा। अनक्रूड व्योमित्र मिशन, इसको गगनयान मिशन नहीं कहा जाएगा, इसको व्योमित्र मिशन कहा जाएगा, ठीक है। अनक्रूड यानी कोई इंसान नहीं होगा उसमें। ये इस साल के थर्ड क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर 3 महीने का, सेकंड क्वार्टर 3 महीने का, थर्ड क्वार्टर यानी कि थर्ड क्वार्टर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर वाला ये जो टाइम है ना, इस दौरान कभी भी इसको भेजा जा सकता है। और जो एक्चुअल गगनयान मिशन है वो 2025 के अंदर लॉन्च किया जाएगा। व्योम का मतलब होता है स्पेस, मित्र का मतलब फ्रेंड होता है, तो स्पेस की फ्रेंड है, ये इसका मीनिंग है। और ये जो मॉडल है, ये जो रोबोट है, ये काफ़ी सारी चीज़ें करने के केपेबल है, जैसे कि जितने भी मॉनिटर मॉड्यूल्स हैं उन सबको ऑपरेट कर सकती है, जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स वगैरह हैं उनको चेक कर सकती है, आपकी क्वेरीज को रिस्पॉन्ड कर सकती है, एक साथ 6 पैनल्स को ऑपरेट कर सकती है, अलर्ट्स इशू कर सकती है, इसमें सारी कैपेबिलिटीज मौजूद है। गगनयान मिशन जो होगा, लाइक आई टोल्ड यू, 2025 के अंदर इसको लॉन्च किया जाना है, जिसके तहत 3 लोग जाएंगे लोअर अर्थ ऑर्बिट में। 400 किलोमीटर की जो रेंज है वहां तक पहुंचाया जाएगा और उनको वापस सेफली धरती पे लाया जाएगा। ये हमारा गगनयान मिशन है, ओके। और इसके लिए जो फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट थी, फ्लाइट TVD-1, इसको हमने लॉन्च कर दिया था 21 अक्टूबर 2023 को, और ये सक्सेसफुल रही थी। इसमें हमने देख लिया कि क्रू एस्केप सिस्टम ढंग से काम कर रहे हैं, पैराशूट सिस्टम ढंग से काम कर रहे हैं, तो इंसानों को जब हम भेजेंगे तो एवरीथिंग इज पिच एंड परफेक्ट। गॉट इट? चलिए अब हम आते हैं आज की आखिरी न्यूज पे, आई बिलीव, और फिर हम रिवीजन क्वेश्चन की तरफ रुख करेंगे। सो पीएम मोदी अनवील्स प्रोजेक्ट्स वर्थ 11,600 करोड़ इन असम। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है हमारा असम, उसमें पीएम मोदी जी ने हाल ही में 11,600 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट किया, अनाउंस किया, फाउंडेशन स्टोन ले किया। उससे रिलेटेड अब हम खबर पढ़ते हैं, आ जाओ। सो पीएम मोदी जी ने अनवील किए हैं प्रोजेक्ट्स वर्थ 11,600 करोड़ इन असम। नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट पे सरकार काफ़ी जोर दे रही है, और अपनी बजट के अंदर भी इसमें अनाउंसमेंट आया था कि नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी सारा डेवलपमेंट होगा ताकि नेशन के ग्रोथ में नॉर्थ ईस्ट अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सके। सो अब इसके कुछ एक पॉइंटर्स हम देख लेते हैं। मेन तो आप ये राशि ध्यान रखिएगा, कामाख्या मंदिर जो है असम के अंदर, उसका पूरा टेम्पल कॉरिडोर प्रोजेक्ट होगा,
जिस तरह से हमने पुरी का देखा कि डेवलपमेंट किया ओडिशा सरकार ने, इस तरह से कामाख्या टेम्पल का कॉरिडोर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट होगा। वो सेंटर करेगी करीब करीब ऑलमोस्ट 500 करोड़ की लागत से, ठीक है। एंड इट विल बिकम द गेटवे टू द नॉर्थ ईस्ट के लिए एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट माना जाएगा। उसी के साथ साथ गवर्नमेंट ने प्लेज किया है कि करीब 11 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर इस साल के अंदर असम को दे दिया जाएगा। काफ़ी सारे रोड अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए गए हैं। स्पोर्ट्स और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा इस बार दिया जाएगा। उससे रिलेटेड काफ़ी मेडिकल कॉलेजेस हैं और हाईवेज वगैरह हैं जिनका अनाउंसमेंट किया गया है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड फैसिलिटीज़ हैं जो खोली जाएंगी। और पीएम मोदी जी जब असम पहुंचे तो कौन से एयरपोर्ट पे लैंड किए? एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा कौन से एयरपोर्ट पे लैंड किए, लेकिन जिस एयरपोर्ट पे वो लैंड किए वो पूछा जा सकता है कौन से स्टेट में है। तो लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जैसे गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहा जाता है, यहाँ पीएम मोदी लैंड किए थे, राइट। सो अगर पूछा एग्जामिनर ने लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, तो आंसर क्या दोगे? गुवाहाटी असम के अंदर है, ठीक है। चलिए अब बात यहीं खत्म नहीं करेंगे। असम को इतने सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स दिए जा रहे हैं, तो अब असम के बारे में देख लेते हैं। आपको अपने सारे स्टेट्स के बारे में ब्रीफिंग पता होनी चाहिए। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, आपको ये एटलीस्ट बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। जो भी स्टेट है वो कौन से स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है, राइट, वहाँ पे कौन से नेशनल पार्क्स हैं, यूनेस्को साइट्स हैं, वहाँ के सीएम गवर्नर कौन है, ऐसी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए, तो असम की कैपिटल दिसपुर, आसमान में डिस्को। असम से आसमान ले सकते हो, दिसपुर से डिस्को। जिन बच्चों को नहीं पता, ऑब्वियसली सबको पता होगा, जिनको नहीं पता बिल्कुल बेसिक शुरुआत कर रहे हैं, ऐसा होता है, एवरीबडी इज वंस अ स्टार्टर, बिगिनर। सो दिसपुर इज द कैपिटल। सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है नॉर्थ ईस्ट का, उत्तर पूर्वी राज्यों में, अगर हम बात करें एरिया वाइज, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया। सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है बताओ? बहुत कॉमन सी बात है, अरुणाचल प्रदेश होगा। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो सबसे बड़ा स्टेट पॉपुलेशन वाइज, बड़ा नहीं बोलेंगे हम, मोस्ट पॉपुलस बोलेंगे। मोस्ट पॉपुलस स्टेट नॉर्थ ईस्ट का कौन सा है? असम हो गया। अब इसके बॉर्डर्स की बात करें तो दो देशों के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर आते हैं। एक तो ये आता है भूटान के साथ, ये रहा असम, इफ यू डू नॉट रिकॉग्नाइज इट, ठीक है। लेट मी ट्राई एंड जूम इट, लेट मी सी इफ आई कैन डू इट फॉर यू। कैन आई? या आई कैन, ओके, राइट। तो अब देखिए थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए देखना। ओके, सो ये है भूटान, ओके, और यहाँ पे है ये बांग्लादेश। ये पूरा असम फैला हुआ है, पर्पल कलर में आपको दिख रहा होगा। सो दो देशों के साथ ये इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर कर रहा है। उसके बाद अगर हम स्टेट्स की बात करें, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। नमामि, ये सेम सीक्वेंस में याद करने का एक छोटा सा एक्रोनिम है, नमामि। सो अरुणाचल तो याद रहता है, ये नमामि, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम हो गया। इस तरफ आप आइए, त्रिपुरा हो गया, ये बांग्लादेश इंटरनेशनल बॉर्डर हो गया, फिर मेघालय हो गया। और यहाँ पे ये कौन सा स्टेट है? ये है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के साथ भी करता है। फिर भूटान इंटरनेशनल बॉर्डर हो गया, ठीक है। सो बॉर्डर समझ में आ गए असम के, ऑल राइट। आ जाओ जी, छोटे हो जाओ प्लीज, राइट। देन इफ वी टॉक अबाउट फिजियोग्राफिक डिविजन्स, यानी कि अगर हम फिजिकल फीचर्स की बात करें या थोड़े डिविजन्स की बात करें, तो नॉर्दर्न हिमालयन यानी ईस्टर्न हिल्स आती हैं यहाँ पे असम वाले एरिया के अंदर। नॉर्दर्न प्लेन्स भी आते हैं, ब्रह्मपुत्रा नदी यहाँ से जाती है, राइट, तो ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स हो गए। और डेक्कन प्लेट्यू का कार्बी आंगलोंग हिस्सा भी यहाँ पे एक्सटेंशन के तौर पे आपको देखने को मिलता है। तो ये असम के हमने फिजियोग्राफिक डिविजन्स भी देख लिए। देन अगर हम थोड़ी अदर और बातें करें, इकोनॉमी या फिर वहाँ पे मेजर किस चीज़ के लिए असम जाना जाता है, तो अपने टी प्लांटेशंस के लिए जाना जाता है। वर्ल्ड में एक साथ सबसे बड़े एरिया में अगर टी प्लांटेशन की जाती है तो वो असम के अंदर की जाती है। सिंगल लार्जेस्ट ट्री ग्रोइंग एरिया इन द वर्ल्ड इसको कहा जाता है। इंडिया में जितनी भी ट्री प्रोड्यूस होती है उसकी 50% से ज़्यादा असम के अंदर ही प्रोड्यूस की जाती है। नेशनल पार्क की बात करें तो 7 नेशनल पार्क्स आर देयर इन असम। जिसमें 2 लेटेस्ट हैं, रेमोना और दिहिंग पटकाई। मानस, ओरांग, नामेरी, काजीरंगा, दिहिंग पटकाई, दिब्रू सैखोवा, रेमोना, ये 7 नेशनल पार्क्स हैं। यूनेस्को साइट्स भी 2 हैं असम के अंदर। सो वाइल्ड लाइफ के लिहाज से बहुत रिच है। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क। ओके, काजीरंगा नेशनल पार्क में एक जानवर मिलता है जो कि वर्ल्ड में 2/3 पॉपुलेशन रादर यही है, सिंगल हॉर्न राइनो, एक सींग वाले गैंडे। ठीक है जी, ये खाली क्यों है? रह गया था। ओके, सो ये हमने आज की सारी सीए कवर कर ली है, जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपको कवर करनी थी। अब हम आ जाते हैं रिवीजन क्वेश्चन पे। जो भी पढ़ा है जल्दी से उसके रिवीजन क्वेश्चन करते हैं। तैयार हो जाइए आंसर करने के लिए, रेडी? चलो। अच्छा, ये सी ए ऐसे करके मत लिखना, मुझे बार बार अप्रूव करना पड़ता है। नॉर्मल अच्छे बच्चों की तरह सी ए बी डी ऐसे ही लिखिएगा। आप ये जो सी 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 लिख देते हो वो होल्ड हो जाता है, मुझे अप्रूव करना पड़ेगा तभी वो शो होगा। ठीक है, सो डोंट डू ऑल दिस। आ जाओ।
पहला क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट वुमन टू होल्ड द पोजीशन ऑफ चीफ जस्टिस इन उत्तराखंड हाईकोर्ट? उत्तराखंड हाईकोर्ट में पहली महिला चीफ जस्टिस बनकर कौन आई हैं? क्या आंसर होगा? उत्तराखंड में बाहर जस्टिस नहीं मिले तो देव मंदिर के अंदर आ जाइए, तो आंसर जस्टिस रितु बाहरी। ओके। हु हैज बीन चोजन एज द टॉर्च बेयरर फॉर 2024 पेरिस ओलंपिक गेम्स? पेरिस ओलंपिक गेम्स में इंडिया की तरफ से टॉर्च बेयरर किसको चूज किया गया है? वही व्यक्ति जो पहले इंडिविजुअल गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में लेकर के आए थे भारत के लिए। आंसर होगा अभिनव बिंद्रा। वेरी गुड। थर्ड, हु विल रिसीव द सेकंड भारत रत्न ऑफ 2024? अब पहले का आंसर बता दूं, कर्पूरी ठाकुर जी, है ना। 2024 में जो पहले भारत रत्न अनाउंस किया गया कर्पूरी ठाकुर जी को, और अभी दूसरा भारत रत्न किसके लिए अनाउंस किया गया है? आंसर क्या होगा? लाल कृष्ण आडवाणी जी के लिए। ओके। हेज गेंगोब सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? हेज गेंगोब जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो कौन से कंट्री के प्रेसिडेंट के तौर पे कार्यरत थे? आंसर, जहां पे नामिब डेजर्ट है, बिल्कुल नमीबिया। ऑलराइट, आगे चलते हैं। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। आज ऑब्वियसली प्रीवियस डेज के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे बिकॉज नया हफ्ता हम शुरू कर रहे हैं। सो कमेंट में मत लिखना मैम प्रीवियस के भी कराया करो, मैम और प्रैक्टिस कराया करो। कराएंगे, धीरे धीरे कराएंगे। वेयर इज द तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड? तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट कौन से स्टेट में लोकेटेड है, जिसका नींव का पत्थर रखा गया है, फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। रियली होप आज का सेशन समझ में आ गया होगा। अब हम कल मिलेंगे 12 बजे, जो हम डेली सीए के लिए मिलते हैं, और आज 4 बजे आपका वीकली बैंकिंग करंट अफेयर रिविजन सेशन आ जाएगा। नॉट रिविजन, वीकली बैंकिंग करंट अफेयर सेशन आएगा, और 7 बजे इंग्लिश का सेशन आएगा। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय एवरीबॉडी।